नमस्कार। आदरणीय बुद्धिनाथ जी, राकेश शर्मा तथा सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन साहित्य प्रेमियों, आज हमारे लिए सम्मान का विषय है कि बुद्धिनाथ जी जैसे सफल कवि, वरिष्ठ कवि हमारे बीच हैं। अब मैं और तो क्या कहूँ, मैं जब बहुत पहले इनको रेडियो पर सुना और तभी से मैं इनका फ़ैन हो गया। तो वो रेडियो पर सुनी हुई बात तो बातचीत नहीं हो पाती है। फिर हम लोग मिले आगरे में, ऋषिकेश चतुर्वेदी जी का शताब्दी समारोह था, उसमें मुलाकात हुई। फिर उसके बाद में लौट के जब आ रहे थे तो प्रभास जोशी मेरे साथ थे, आप भी थे। पूरी रात हम बातचीत करते रहे और बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। तब मैंने बुद्धिनाथ जी को और अच्छी तरह जाना और आज ऐसा मौका आया है कि मैं रूबरू इनके साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ। आप अंदाज़ लगा लीजिए कि वो पीढ़ी थी जब कवियों के नाम सुन के लोग आकर्षित होते थे और ज़रा स्पर्श हो जाता था किसी कवि का तो रोमांचित हो जाते थे। धीरे धीरे सब कुछ बदला, कविता बदल गई, न वैसे कवि रहे न वैसे श्रोता रहे। अब किसकी जवाबदारी ज़्यादा है किसकी कम है, इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं सामान्य श्रोता हूँ, काव्य प्रेमी हूँ। वो हिंदी की कविता हो, उर्दू की शायरी हो या अंग्रेजी की कविता हो, अगर अच्छी कविता है तो स्पर्श करती है, याद रह जाती है। ये उस कविता की विशेषता है, मेरी नहीं। मैंने जिनको भी एक बार सुना और जो पंक्तियाँ याद हो गईं, मैं सारा श्रेय उन कवियों को, उन शायरों को देता हूँ कि उनमें ये ताकत थी। अब सबको बात बदल गई है, अब आज तो मोबाइल लेके लोग कविता सुनाते हैं और सुनने वाले भी ऐसे ही रह गए। पारिश्रमिक बढ़ गया, शायद पैसे का मूल्य कम होता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है पारिश्रमिक। अब 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेके कवि सम्मेलन में आके कविता सुनाने वाले लोग हैं। मैंने ऐसे शायर सुने, ऐसे कवि सुने, अपनी कविता पढ़ी न उसकी भूमिका बांधी और बैठ गए। वो खुमार बारा बंकवी एक ऐसे शायर थे, 2-2.5 मिनट में एक गज़ल पढ़ के बैठ जाते थे, कभी कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं, बस। अब ऐसे ही बुद्धिनाथ जी, ऐसे ही बाकी कैलाश बाजपेयी, इन लोगों को सुना मैंने तो कितना अच्छा लगता था। अब मेरे ख्याल से उस कड़ी के अंतिम हस्ताक्षर अगर हैं तो बुद्धिनाथ जी हैं। आप सुनिए, लाभान्वित होइए और आपको अंदाज़ लगेगा कि आप किनके साथ बैठे हैं और किनको सुन रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की आज की शाम रंगीनमयी होगी और आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अधिक समय नहीं लूँगा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी जी। यह वास्तव में हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े कवि और हमारे इस वीणा संवाद केंद्र पर आदरणीय अतिथि पधारे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उन्हें सुनने का लाभ मिलेगा, अवसर मिलेगा। आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी का जन्म 1 मई 1949 देवदास समस्तीपुर बिहार में हुआ था। आपकी भाषा हिंदी, मैथिली और अनेक भाषाओं से आप संपन्न हैं। गीत, निबंध, कहानी, रिपोर्टाज, पटकथा, संपादन आप लिखते हैं। आपके गीत संग्रह जाल फेंक रे मछेरे, जाड़े में पहाड़, शिखरिणी, ऋतुराज एक पल का, कैसेट, काव्यमाला, जाल फेंक रे मछेरे वीनस कंपनी से, मैथिली संस्कार गीतों के 2 EP रिकॉर्ड मदन मशीनरी मार्ट वाराणसी से, पटकथा क्यों और कैसे दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित धारावाहिक है। आपने विभिन्न पत्रिकाओं का, पुस्तकों का संपादन किया। नोहर के नाहर, स्वयंप्रभ, स्वांत सुखाय, नवगीत दशक, विश्व हिंदी दर्पण तथा 7 मूर्धन्य कवियों के काव्य संकलनों का आपने संपादन किया है। रूस का अंतर्राष्ट्रीय अलेक्जेंडर पुष्किन सम्मान, आदरणीय बुद्धिनाथ जी की सम्मान की सूची बहुत लंबी है, उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सम्मान है उन्हीं को उल्लेख करती हूँ। रूस का अंतर्राष्ट्रीय अलेक्जेंडर पुष्किन सम्मान, राष्ट्रकवि दिनकर जन्मशती राष्ट्रीय सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान
काव्य वीणा सम्मान, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह नवगीत पुरस्कार सेतु सम्मान पारिजात संस्कृति संस्थान कोलकाता से, परिवार सम्मान मुंबई से, महाप्राण निराला सम्मान बच्चन सम्मान कविरत्न हिंदी साहित्य सम्मेलन से, साहित्य सारस्वत हिंदी साहित्य सम्मेलन, सृजन मनीषी अलंकरण अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी, अभिनव कला परिषद भोपाल से। तो ये एक छोटा सा परिचय है। इसके आगे जो आज हम सुनने जा रहे हैं, आप विविध भाषाओं में प्रवीण, आपने 1969 में सबसे पहले काव्य मंच पर पांव धरा था। तब से अद्यतन आपकी काव्यधारा अनवरत श्रोताओं को आनंद रस प्रदान कर रही है। आप आज के समय के ऐसे गीतकार हैं जिनमें जन चेतना के साथ गीति काव्य के सारे गुण मौजूद हैं। आपके गीतों में हमें युग की धड़कन और साधारण जन की पीड़ा भी मिलती है। आपके गीतों में गेयता है। आपकी कविताओं और गीतों में नए विषयों को शामिल किया जाता है। साथ ही आप कविताओं के माध्यम से तंज भी करते हैं। आप गीत, निबंध, पटकथा, रिपोर्टाज जैसी विधाओं में भी लिखते हैं। आपका पत्रकारीय जीवन भी रहा है। आप राजभाषा अधिकारी पद पर कलकत्ता में रहे। वहाँ से स्थानांतरित होकर 1998 में ओएनजीसी देहरादून उत्तरांचल देहरादून में मुख्य प्रबंधक राजभाषा पद पर रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप साहित्य साधना में सतत निरत है। बड़े बड़े मंचों से रचनाओं का सस्वर पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध ही नहीं करते, वरन आपकी रचनाएं श्रोताओं के मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। तो ऐसे कविवर बुद्धिनाथ दत्त मिश्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं मंच देती हूँ, आदरणीय राकेश जी को सौंपती हूँ। आप आज साक्षात्कार भी लेंगे और साथ ही साथ हम लोग आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी के गीत पाठ का भी रसास्वादन करते हैं। आदरणीय राकेश जी, मंच आपका है। धन्यवाद। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज की ये सांझ हम लोगों की स्मृति में टक जाने वाली है, वो हमेशा रहेगी हमारे साथ में। और इस वक्त सर मुझे जो याद आ रहे हैं वो हमारे नगर के बड़े गीतकार विराट जी याद आते हैं। चंद्रसेन विराट जी जब यहाँ बैठते थे तो अपनी वार्तों में अक्सर आपकी चर्चा होती थी। आज उनको हम यहाँ उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं और इस आयोजन का शुभारंभ करते हैं। बहुत दिनों के बाद इस तरह की सभा फिर से सजी है। पहले हम हमारे रचनाकार स्तंभ से हमारे वरिष्ठ कवियों के, लेखकों के, गीतकारों के इंटरव्यूज़ होते थे, साक्षात्कार होते थे। बाद में वह किताब आई हिंदी साहित्य समिति की ओर से, उसका नाम है वार्ता का विवेक। उसमें 21 रचनाकारों के इंटरव्यूज़ हैं देश भर के। उनमें से बहुत नामचीन लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। ये जो कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा ये है कि कुछ समय हम बात करेंगे बुद्धिनाथ जी से, उनके जीवन के बारे में, उनके रचना कर्म के बारे में। होता ये है, जो मेरा अब तक का अनुभव है, कि हम रचनाकार का घर और रचनाकार का जीवन दोनों के अलावा सब जानते हैं उसके बारे में। हाँ, गोपाल दास नीरज के बारे में जो प्रचारित और प्रसारित हुआ वो तो हमारे पास है, लेकिन गोपाल दास नीरज रहते कैसे थे, उनका जीवन व्यक्तिगत था, वो बातें भी हमारे पास होनी चाहिए। पाठकों के मानस में इसलिए होनी चाहिए कि जब किसी कवि की हम रचना का मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन में उसका जो जीवन रहा है वह प्रतिध्वनित होता है। इसलिए रचनाकार और रचना दोनों को भिन्न नहीं किया जा सकता। जीवन में एक स्तर ऐसा आता है जब दोनों एकाकार हो जाते हैं। कल भदौरिया जी ने सरोज स्मृति की बात की थी, और जो मैंने सुना उनसे कि उनके पास 10 रुपए नहीं थे जो लखनऊ से वो रायबरेली जाके बिटिया को देख लेते। तो आप उस दैन्यता का अनुमान लगाइए।
और फिर सरोज स्मृति की पहली पंक्तियाँ पढ़ी हैं। आपको अनुमान बैठ जाएगा कि किस मनोदशा में कविता लिखी गई होगी। और उसी तरह सरस्वती की वंदना की बात है। तो जितने भी गीत आते हैं वो कवि का जो जीवन है वो उसमें कहीं ध्वनित होता है। तो पहले तो जीवन के बारे में, कविता के बारे में बात करेंगे और बीच बीच में हम लोग उनसे गीत सुनते जाएंगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये बड़े काम की चीज़ है और ये हम लोग रखेंगे इसको संभाल कर। दूसरी चीज़ ये है कि एक समय बाद हम इसको ओपन करेंगे जिसमें आप लोग भी बुद्धिनाथ जी मिश्र जी से आप संवाद कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, अपनी उत्सुकता को सामने रख सकते हैं। ये भी एक अवसर रहेगा। तो कुल जमा कार्यक्रम का ये प्रारूप है। मैं आप सबकी ओर से, समिति की ओर से उनको प्रणाम करता हूँ। और पहला जो सवाल है सर वो ये है कि जब आप कविता में आए थे उस समय गीत के बड़े हस्ताक्षर काव्य मंचों पर थे। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे और किस तरह से आपने अपनी भूमि मंच पर बनाई और मंच पर आप स्थापित हुए? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। उत्तर पुस्तिका पर पहले पन्ने पर मैं अपना नाम हम तो लिख दूँ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सभागार में आकर के मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर किताब ले, दो किताबें उठा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर जो अन्य हिंदी संस्था देश के हैं उनकी तुलना में कम इसका नाम है, लेकिन जितना जिसका नाम रहा है वो उसकी अवस्था उतनी ही जर्जर है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी की अग्रणी संस्था मानी जाती थी। आज आप वहाँ जाएंगे तो विष्णु के अवतार वाराह वगैरह दर्शन हो सकते हैं, लेकिन कोई मनुष्य आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, वहाँ आप जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा आप किस जगह आए हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थिति भी कुछ दिनों पहले तक यही थी कि ये संस्था रहेगी भी कि नहीं, क्योंकि मैं वर्धा में कुछ दिनों तक रहा और उस समय मालूम हुआ कि इसका भी सीता अपहरण की तरह से अपहरण हो गया है। किसी रावण ने उसका अपहरण कर लिया है। तो जैसे ही कोई हिंदी संस्था का नाम लेता है तो मेरे मन में जो एक अवसाद उत्पन्न होता है कि क्या उत्साह से, क्या उल्लास से उसकी स्थापना की गई थी और आज उसकी दशा क्या है। वैसी स्थिति में जब यहाँ मैं आया तो मुझे लगा कि ये जो संस्थापक हैं उनके पुण्य का प्रताप है। ये संस्था कहीं से भी जर्जर नहीं है, चिर युवा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो यहाँ पर या जो जिस रूप में इसको देख रहा हूँ मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं एक टिन्ही छत होगी और उस तरह से, एक देहरादून में भी है इसी तरह से हिंदी समिति, वो टिन्ही छत देख करके आपको लग जाए कि गांधी गिरी का एक नमूना है वो। ये जिस तरह से आप चतुर्वेदी जी प्रणम्य हैं और जो इसके और भी जो सदस्यगण हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं इसमें निश्चित रूप से हम सबका पुण्य है जो इसको आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आने पर मुझे जो भीतर की जो प्रसन्नता हुई उसके लिए मैं संस्था के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं नमन करता हूँ। दूसरा,
राकेश शर्मा जी से मेरी कभी भी भूल से भी भेंट मुलाकात नहीं हुई थी। केवल पत्राचार होता था, ये मैं कोई भेज देता था, ये छाप देते थे। लेकिन ये था कि जैसे ही मैं लिखता था, इनको भेजता था, ये तुरंत अगले दिन ही इनका मेल आ जाता था कि आपकी रचना मिल गई। इसमें अगर कोई चीज़ और जोड़ना घटाना हो, मतलब फ़ोटो वगैरह सब, तो वो आ जाता था। तो इससे मुझे लगा कि ये बड़ा ही उस तरह के संपादक नहीं है कि जो आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो सतर्क संपादक, क्योंकि मैं भी 10 साल तक पत्रकारिता और संपादन कर चुका हूँ साहित्य का, तो इसलिए मुझे मालूम है कि इस समय इस तरह के जो विद्युत कण से युक्त प्रतिभाएं पत्रकारिता में कम ही हैं। तो साहित्य, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ राकेश जी के प्रति हृदय से कि मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक दिन हमारे लिए रखिए। ये समर्पण भाव है संस्था के प्रति, पत्रिका के प्रति। उन्होंने जिस अधिकार से कहा, मैंने कहा बिल्कुल मैं रहूँगा, उसके बाद ही कहीं मैं जाऊँगा। मेरा प्रोग्राम था कल भोपाल लौटने का, लेकिन भाग्य मुझे पश्चिम की ओर ले जा रहा है। मैं कल बम्बई सवेरे निकल रहा हूँ। तो इस स्थिति में एक बार पुनः मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ पर हूँ। अब आपके प्रश्न।